नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर भारत का प्राचीन इतिहास विस्तृत वर्णन करेंगे। सबसे पहले प्राचीन इतिहास को युगों का निर्धारण की बात किया जाए तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण युग। पाषाण का अर्थ होता पत्थर। जिस काल में लोग पत्थरों का यूज़ करते थे, पत्थरों गुफा में रहते थे और पत्थरों से शिकार किया करते थे, उस काल को हम लोग पाषाण युग कहते हैं। पूरा पाषाण काल जिसकी अवधि लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान मानी जाती है। मध्य पाषाण काल जिसकी अवधि 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक का माना जाता है। और नव पाषाण युग जिसकी अवधि आपका 10,000 साल पहले से 3,000 साल ईस्वी तक माना जाता है। अगर पूरा पाषाण काल की बात करूं तो इसे हम लोग पत्थरों के युग के नाम से जाना जाता है, स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इस समय मानव जो है गुफाओं में रहा करता था और पूर्णतः शिकार पर डिपेंड था, माने शिकार करने पर ये डिपेंड था। भारत में इसके अवशेष सोहन, बोलन और नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका नामक चित्रित गुफाएं, कुरनूल गुफाएं जो कि तमिलनाडु में हैं। इस समय एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस अवस्था का कि पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल की बात किया जाए तो मध्य पाषाण काल को प्रस्तर युग के नाम से जाना जाता है या प्रस्तर युग कहा जाता है। इस युग की खास विशेषता है कि इस युग में छोटे औजार जिसे माइक्रोलिथ कहते थे, इसका आविष्कार हुआ। माने छोटे छोटे लोग पालिश करके ऐसे छोटे वो करके बना लिया करते थे, यह हथियार के रूप में उपयोग हुआ करता था। इसके अलावा इस काल में इस युग में लकड़ियों के मुठ लगे हसिया आदि हथियार मिलते हैं। इस व्यक्ति को देखोगे, एक लकड़ी है जिसमें पत्थर को बांध लिया गया और हथियार एक कुल्हाड़ी के रूप में इसका इस्तेमाल किया करते थे। जहाँ कर नवपाषाण युग की बात किया जाए तो नवपाषाण युग में भी पालिशदार पत्थरों के औजार होते थे। इस काल के अवशेष मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, चिरोंद जो बिहार में है, पेरियमपल्ली जो आंध्र प्रदेश में है, कोल्डी हवा जो उत्तर प्रदेश में है, गुप्रकाल जो कश्मीर में है, बुर्जहोम जो कश्मीर में है, हलहर जो आंध्र प्रदेश में है और महागढ़ा जो उत्तर प्रदेश में है प्राप्त हुए हैं। इस काल की बात है तो पहियों का आविष्कार की बात किया जाए तो पहियों का आविष्कार नवपाषाण काल से माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कृषि का आविष्कार भी नवपाषाण काल से ही देन माना जाता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ जो कि पश्चिम बलूचिस्तान में पड़ता है। जहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता की बात किया है तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है जो मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों सभ्यता से बड़ा है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता कौन सा युग है तो कांस्य युगीन होता है। तांबा और टीन को मिलाने के बाद कांसा बनता है और लगभग कितने वर्ग किलोमीटर फैला है तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर फैला है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। जहाँ तक खोज की बात किया जाए तो हड़प्पा की जो खोज किया गया था तो आप ये विहंगम दृश्य को आप देखिए, ये खोजा गया इलाका हुआ है जो कि ध्वंसावशेष मिला हुआ है और विराट रूप से दुर्ग टीला है और यहाँ नगरों का विकास हुआ रहा है। तो हड़प्पा के ध्वंसावशेषों के विषय में सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेंसन ने दी थी। 1856 में जॉन विलियम ब्रंटन ने कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछवाने हेतु ईंटों की आपूर्ति के लिए इन खंडहरों की खुदाई करवाई। खुदाई के दौरान ही इस सभ्यता के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए जिसे हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। इस अज्ञात सभ्यता को खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। उन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इस स्थान की क्या करवाई, खुदाई करवाई थी। 1922 में राखाल दास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो में अवशेष प्राप्त हुए, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। चूंकि इस सभ्यता के प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त समझा गया।
जहाँ तक हम बात करते हैं तिथि की बात करें तो रेडियो कार्बन C14 के अनुसार इसकी तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। और इसके निवासी की बात किया जाए तो सिंधु सभ्यता के निर्माता और निवासी द्रविड़ लोग हुआ करते थे। मुख्य स्थल की बात करूं तो मुख्य स्थल जो आपको मिलेगा त्रिभुजाकार रचना 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ हड़प्पा, महागढ़ा, मोहनजोदड़ो और लोथल। ये जो हड़प्पा, महागढ़ा और मोहनजोदड़ो ये सब पाकिस्तान पड़ेंगे। लोथल गुजरात के कच्छ के खाड़ी में है। इसी के आगे यहाँ पर पंजाब का रोपड़ होगा और यहाँ पर राजस्थान का कालीबंगन होगा। तो रोपड़, कालीबंगन, लोथल, बनमाली ये सब भारत के इलाके में पड़ते हैं। हड़प्पा, महागढ़ा और मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान के इलाके में पड़ते थे। पहले सिंधु नदी के घाटी में बहुत सारे इलाके मिले तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहा, लेकिन बाद में जब भारत के अन्य इलाकों में लोथल और ये क्या बोलना चाहिए रोपड़, पंजाब साइड मिलने लगे, कालीबंगन मिलने लगे तो विवाद हो गया। फिर हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोले, तो फिर सबसे पहले जो खुदाई हुई थी हड़प्पा की तो हम उसी के नाम पर फिर इसको जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से आजकल विद्वान इसको बोला जाता है, ये जानते हैं। जहाँ तक हड़प्पा की बात ही कर लेते हैं तो हड़प्पा का ये विहंगम दृश्य देखिए जो हड़प्पा के खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर यह पूरा स्थल स्थित है। जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल का उत्खनन कार्य प्रारंभ किया। सन याद करना है तो आप याद कीजिए 1921 असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जब हम स्वतंत्रता आंदोलन लड़ रहे थे, गांधी जी का असहयोग आंदोलन, उसी समय इस इलाके में क्या हुई थी, खुदाई हुई थी और किसने की, दयाराम साहनी ने। जिस प्रकार असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों ने मुझ पर कोई दया नहीं की तो खुदाई में भी दयाराम साहनी ने खुदाई करवाया, कोई दया नहीं की। ऐसे याद करेंगे जल्दी याद होगा। 1946 में मार्टिनर हिबलर ने हड़प्पा में दुर्ग टीलों एवं नगर टीलों का पता लगाया। यहाँ अन्नागार के अवशेष, एक बर्तन पर मछुआरे के चित्र और शंख का बना हुआ बैल, यहाँ पर नजर आ रहा आपको शंख का बना हुआ बैल मिलता है। यहाँ पर हमको पीतल का इक्का घोड़ागाड़ी भी देखने को हमको प्राप्त होता है तथा जौ के दाने के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर हमको एक चीज़ और मिलता है, ये जो है तांबे का दर्पण है। इन लोग अपना चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते थे तो तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा हिंदुओं का पवित्र चिन्ह स्वास्तिक भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। जहाँ तक मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो का ये दृश्य आप नज़र आ रहा, मोहनजोदड़ो इस सभ्यता के ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी पर प्राप्त हुए हैं, जिसकी खोज 1922 में राखाल दास बनर्जी ने की थी। हड़प्पा याद करेंगे रावी नदी के तट पर, और जिसको दयाराम साहनी ने खोजा था। जबकि मोहनजोदड़ो की बात किया जाए तो जस्ट एक साल बाद 1922 में सिंधु नदी पर उत्खनन हमको प्राप्त हुआ और राखाल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार, ये है विशाल स्नानागार है, जिसकी लंबाई जो है लगभग 39 फीट, ये इस पे यहाँ से तक लंबाई होगी। चौड़ाई जो होगी इसका 23 फीट के आसपास चौड़ाई है, और यहाँ का जो ऊंचाई है, हाइट जो है इसका 8 फीट की गहराई यहाँ पर प्राप्त होती है। यहाँ पर विशाल धान का कोठार भी प्राप्त हुआ है। यद्यपि हड़प्पा में भी प्राप्त हुआ है, लेकिन मोहनजोदड़ो का जो धान का कोठार है जहाँ पर धान रखा करते थे वो यहाँ पर सबसे बड़ा प्राप्त हुआ है, जिसका माप 150 फीट से और लंबा और 50 फीट चौड़ाई था। इसके अलावा यहाँ हाथी का कपड़ा, हाथी का खंड, सी बनी हुई पटरी, कांसे की रत्न नारी, ये नारी मूर्ति यहीं से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन पूछता है कांसे की जो नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से प्राप्त हुई है। इसके अलावा यहाँ पर दाढ़ी वाले एक बाबा की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, जिसे हम पुरोहित राजा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर शिव की आकृति का प्रतीक जो यहाँ पर एक मिला मुद्रा है, वास्तव में पैसा जो चलता था, तो ध्यान मुद्रा में एक व्यक्ति जिसको शिव की आकृति मान लिया जाता है और ये प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो में हमको एक चीज़ और मिलता है कि भाई ये जो कंकाल प्राप्त हुए, 42 अस्त व्यस्त कंकाल प्राप्त हुए, जिसमें से एक कंकाल यहाँ पर दिखाया गया है, और इसीलिए इसे मुर्दों का टीला के नाम से भी जाना जाता था। कंकाल को दफनाने की व्यवस्था होती थी। कब कंकाल दफनाते थे तो उसके साथ साथ उनके कुछ बर्तन भी उसके साथ दफनाए जाते थे। इस आदमी के साथ ये बर्तन भी यहाँ पर प्राप्त हुए हैं।
चन्हू की बात किया जाए तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी किनारे चन्हू स्थित है और इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार ने की थी। देखो, दाड़ इजिकल टू दाड़, ऐसे याद करो, चन्हू दाड़ू दाड़ और मजूमदार, तो जल्दी याद होगा। यह एकमात्र सिंधु शहर है जिसमें नगर दुर्ग नहीं है और बकराकार ईंटें मिले हैं। यहाँ गुड़िया निर्माण हेतु एक कारखाना, अलंकृत हाथी एवं कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते हुए पथ चिन्ह, सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयुक्त लिपस्टिक के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। काली बंगन की बात कर लिया जाए, काली मने काले रंग, बंगन मने चूड़ी। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के तट पर स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में बी लाल एम बी के थापड़ द्वारा कराई गई थी। तो आप याद करने के लिए भाई याद कैसे करें, तो बी लाल बी के थापड़, तो यार गंगा नामक कोई स्त्री ने, जो भी है काले रंग की चूड़ी वाली, याद रखे, स्त्री ने मारा होगा थापड़, ऐसे याद करेंगे मजाक में तो मुंह लाल हो गया होगा, जल्दी याद हो जाएगा थापड़ और बी लाल जल्दी। और गंगा नगर आ जाएगा तो गंगा नामक स्त्री आ जाएगा। तो आप इसमें चूड़ी वाली, क्योंकि राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ पहनते हैं। घग्घर नदी आप याद करोगे तो घाघरा चोली पहनते ही वहाँ के लोग, तो घग्घर नदी भी याद हो जाएगा। तो पढ़ो तो इसी प्रकार पढ़ो, याद जल्दी होता जाएगा। यहाँ चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था, चूड़ियाँ पत्थर की बनी होती थी। यहाँ कच्ची ईंटों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन बन सकता है कहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होती है, इसी साइड कालीबंगा में प्रयोग हुआ है। नाली एवं कुआं के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ हवन कुंड बहुत पूछते हैं, हवन कुंड कहाँ मिला है, तो यही कालीबंगन में हवन कुंड एवं जुते हुए के साक्ष्य हैं। लोथल की बात कर लिया जाए तो लोथल कहती है गुजरात के अहमदाबाद जिले के भोगवा नदी किनारे साराकवाला नामक ग्राम के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1957-58 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की थी। याद रखना, इसी रंगनाथ राव ने रंगपुर की भी खुदाई की थी। तो रंगपुर और लोथल दोनों खुदाई रंगनाथ राव ने की थी। यहाँ का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह पूछता है। हड़प्पाकालीन बंदरगाह कहाँ प्राप्त हुए, तो यहीं पर लोथल में प्राप्त हुए, जिनकी आकार 214 × 36 और गहराई करीब 3.5 फीट नीचे यहाँ पर है। इसके धान चावल के अवशेष दो जगह मिले हैं, एक रंगपुर में मिले हैं और दूसरा लोथल मिले हैं। फारस के मुहरे प्राप्त हुए। इससे ऐसा प्रतीत होता है या अनुमान लगाते हैं कि इनका जो विदेश है, फारस के मुहरे कैसे प्राप्त हुए, तो विदेशों से व्यापार जरूर रहा होगा। तांबा का कुत्ता मिला है। घोड़े के लघु मृण मूर्तियां के अवशेष प्राप्त हुए। ये विवादित है क्योंकि सिंधुवासी के घोड़े के अवशेष केवल सुरकोतड़ा में प्राप्त होते हैं, जो एक अस्थि मिली है, और यहाँ पर जो मूर्ति मिली है उसमें विद्वानों का थोड़ा विवाद है, तो घोड़े के ये नहीं है। इसी जानवर से परिचित थे, हनुमानता सिंधु घोड़े से परिचित थे। सुरकोतड़ा जहाँ पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ पर यह स्थल गुजरात जिले में कच्छ जिले में स्थित है। एक जानकारी और दूं, सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता ये गुजरात से ही प्राप्त हुए हैं। इसकी खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यह एकमात्र सिंधु स्थल है जहाँ वास्तव में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो एकमात्र यही सिंधु, ये बहुत पूछता है कहाँ पर, तो सुरकोतड़ा से प्राप्त हुए घोड़े के अवशेष। रोपड़ जो पंजाब साइड पड़ेगा, पंजाब प्रदेश में रोपड़ जिले में सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसकी खुदाई 1953 में 53 से 56 के बीच यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। यहाँ पर तो यज्ञदत्त शर्मा आप याद कर सकते हैं। रोपड़ पंजाब साइड है। यहाँ पर महत्वपूर्ण अवशेष तांबे की कुल्हाड़ी है। रंगपुर, मैंने कहा था रंग से मैंने याद करता था, तो ये आपका रंगनाथ राव जिसने लोथल की भी खुदाई की थी ना। तो गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के मादर नदी के समीप स्थित है। इसकी खुदाई 1953-56 में किसने की, रंगनाथ राव द्वारा की गई। यहाँ पर धान की भूसी के अवशेष मिले, दो जगह धान की भूसी के अवशेष। कहाँ पर, तो लोथल में भी मिले हैं और यहाँ पर भी मिले, क्योंकि पहले जो होता चाहे आर्य हो चाहे ये है, ये गेहूँ का इस्तेमाल करते थे, धान का इस्तेमाल नहीं करते थे। धान की भूसी यहीं पर रंगपुर में और लोथल में मेरे प्राप्त होती है। अगर नगर योजना की बात कर लिया जाए तो ये हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना है। सड़कों का निर्माण मिट्टी से किया जाता था। सड़कों के दोनों और नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता है। देखिए ये सकरा नाली बनाया गया है और पक्की ईंटों से इनका प्रयोग किया गया। पूरा लंबा खींच दिया जाता है क्योंकि बार बार सड़क साइड वो क्या है, दरवाजे और खिड़कियाँ नहीं खुला करती थी इनकी। घरों के दरवाजे और खिड़कियों के सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलती थी, कारण इनका जो धूल है ये इस साइड ना जाए, क्या बोलना चाहिए, उनके घर में ना घुसे। यहाँ पर भी आप यहाँ दृश्य देखोगे तो ये सड़क बना हुआ, यहाँ पर दीवार खींच दिया जाता था। इनके पिछवाड़े साइड दरवाजा खुलता था और सामने जो सड़क है इस साइड कोई दरवाजा नहीं खुला करता था। ईंटों का निर्माण की बात किया जाए तो ईंटों का निर्माण का जो अनुपात, ये वहीं का ईंट है
जो निश्चित अनुपात 4:2:1 का हुआ करता था। चाहे जितना भी चार अनुपात में फीट की बात नहीं कर रहा है, ये 4:2 4 फीट, 4 इधर 2 इधर और 1 इधर, इस प्रकार का वर्णन इनका ईंट का मिलता था। अगर ये ईंटों से आप एक चीज़ और यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हर जो सिंधुवासी थे घर घर में कुआं जरूर निर्माण करके रखते थे, तो बहुत ज़्यादा कुआं इन लोग निर्माण करके रखे थे और कुआं हमको मिलता जो पक्की ईंटों से बना हुआ था। अगर हमें अर्थव्यवस्था और कृषि की बात कहूँ तो यहाँ पर मेरे को हम जानते हैं सिंधुवासी सबसे पहले गेहूँ या कपास का प्रयोग किए थे। गेहूँ तथा मुख्य फसलें थी इनकी। चावल के खेती के प्रमाण सिर्फ लोथल और रंगपुर से प्राप्त होते हैं। बार बार पूछता है चावल का कहाँ, लोथल और रंगपुर। सिंधुवासियों के विश्व में सर्वप्रथम कपास उगाने का श्रेय दिया जाता। कपास जिसमें हम एक सूती वस्त्र का इस्तेमाल सबसे पहले इन्हीं लोगों किए हैं। कालीबंगन में हल चलाए जाने के चिन्ह अभी भी सुरक्षित है। इस चिन्ह में लगता है कि लकड़ी के हल का प्रयुक्त होता है, क्योंकि हल तो हमको नहीं मिले, हो सकता लकड़ी का हल यहाँ पर मिलता रहा होगा। और एक चीज और, धौलावीरा मिला जलाशय कृषि कार्य हेतु उपयोग होता था। ये जलाशय है, यहाँ पर नहर खोद दिया गया जिसको उपयोग कृषि कार्य हेतु किया जाता था। पालतू जंगली जानवर की बात कर लिया जाए तो हम देखते हैं भेड़ और बकरियों के अलावा भारतीय कुबड़दार पशु प्रयोग कई उदाहरण है। सांड है जो कुबड़दार पशु के उदाहरण हमको मिलते हैं। और हड़प्पा मोहरों पर बिना कुबड़ के चित्र भी अंकित है। यहाँ पर एक बैल का चित्र है, इसमें कोई कुबड़ नहीं बना है, लेकिन बैल का चित्र और बैल का सींग एक है, इसलिए इसको एक श्रृंगी भी कहा जाता था। यहाँ पर इनके कुछ लिखावट है, लिपि है जो दाईं से बाईं और इस प्रकार लिखी जाती थी। ऊँट की सुअर की अस्थियाँ कई स्थानों से प्राप्त हुई है। भैंस की अस्थियां कम हुई है। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगन से प्राप्त हुई, क्योंकि राजस्थान में ही ऊंट पाए जाते हैं। बारहसिंगा का एकमात्र प्रमाण अमरी से प्राप्त एक मुहर मिला है। और घोड़े की अस्थि केवल सुरकोतरा से प्राप्त हुई है। घोड़े के अस्थि याद रखना, घोड़ा सुरकोतरा से प्राप्त हुआ है। और जो मूर्ति बोला जाता है वो विवादित है, लोथल का मूर्ति घोड़े का। जहाँ तक शिल्पकारी उत्पादन और तकनीक की बात किया जाए तो हड़प्पा के लोग शिल्प में तांबे एवं कांसे के बर्तन, ये तांबे और कांसे के बर्तन का प्रयोग करते थे। यहीं पर हमको एक बैलगाड़ी की आकृति हड़प्पा और चन्हू धुड़ों से क्या हुई, प्राप्त हुई है। सोने के मनके की बात कर लिया जाए, माने माला, सोने की माला, सोने के मन को, झुमको, ताबीजों, सुई आदि का निर्माण भी यहीं पर होता था। भारत में चांदी सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता से पाई जाती थी। धातु के औजार क्या होते थे, तांबे के होते थे। तांबे के बनाए जाते थे, क्योंकि लोहा इनकी जानकारी थी। एक और बता दूं, तांबे का औजार कांस्य प्रधान ये है, कांस्य प्रधान युग है। लोहा इन लोग नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे का एक भी औजार नहीं मिला है। अवतल चक्की, ये जो हम लोग आटा पीसते थे, चक्की आप देख रहे हैं, इसमें अवतल चक्की, ये अवतल बोला जाता है। चक्की मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से क्या हुई, प्राप्त हुई है, जिसका इस्तेमाल गेहूं या आटा बनाने में किया जाता था। विभिन्न क्षेत्रों से आयात किए गए कच्चे माल कहाँ से मंगवाते थे इन लोग, तो तांबा जो खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से मंगाते थे। आज भी खेतड़ी से तांबा निकाला जाता है। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान, ईरान। आज भी 95% भारत का सोना कर्नाटक से ही, कोलार खान से निकाला जाता आज भी। टीन अफगानिस्तान, मध्य एशिया, ईरान। टीन के बारे में जानते, भारत में नहीं पाया जाता, केवल छत्तीसगढ़ में कुछ 2 टन उत्पादन होता है। गोमेद की बात किया जाती, एक प्रकार का पत्थर है जो सौराष्ट्र, गुजरात से ही निकाला जाता है। लाजवर्द, ये भी एक प्रकार का पत्थर है जो मेसोपोटामिया, जो वर्तमान इराक है, इससे निकाला जाता था। व्यापार और वाणिज्य की बात कर लिया जाए तो विदेशी व्यापार मुख्यतः मेसोपोटामिया, सुमेरिया, जो आधुनिक इराक और बहरीन से इनका व्यापार होता था। सुमेरियन तथा सिंधु सभ्यता के बीच व्यापारिक संपर्क के कई साहित्यिक प्रमाण हमको उपलब्ध होते हैं। सुमेर के ग्रंथ मेलुहा से व्यापारिक संबंध की चर्चा है, जो कि सिंधु क्षेत्र का क्या था, प्राचीन नाम है। इनमें 2 मध्यवर्ती स्थानों, दलमुल जो बहरीन था और माकान मकरान तट की भी चर्चा की गई है। लिपि की बात कर लिया जाए तो आप ये लिपि देख रहे हैं, ये लिपि चित्र लिपि बोला जाता था। और चित्र लिपि था, इनका जो प्रयोग होता था ये दाएं से बाएं लिखा जाता था, दाएं से बाएं ये लिखते थे। चित्र लिपि का प्रयोग आज तक इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। मोहरे की बात कर लिया जाए तो ये मोहरे सेल खड़ी, जिसे मुलायम पत्थर बोलते हैं, ये सेल खड़ी मुलायम पत्थर की बनी होती थी। अधिकतर मोहरे बिना कुबड़ के साण है, ये देखिए बिना कुबड़ के साण हैं। और देखने तथा इनके दोनों सींग एक है, ऐसे करके एक अंडरस्टूड पीछे मान लीजिए, इस प्रकार शायद तक इन्होंने
ने बनाए होंगे, क्योंकि किसी भी बैल का एक सींग नहीं होता, सींग तो दो होते हैं, इसके कारण एक सींगी भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहरे में आपकी बात करूं तो पशुपतिनाथ, ये पशुपति शिव की आकृति बनी हुई है, इसको माना जाए टूट गया है मोहरा जो हमको मिलता है। मूर्तियों की बात ही करूं तो सबसे ज़्यादा नारी मूर्ति मातृ देवी की प्रतिमा, ये क्या है, मातृ देवी की प्रतिमा है। इसके अलावा आपको मालूम है कि यहाँ पर कांसे की मूर्ति 10 सेंटीमीटर लंबा कहाँ मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। इसके अलावा एक जो फेमस है जिसको पुरोहित राजा कहा जाता है, इसकी मूर्ति सेलखड़ी से जो बहुत सुसज्जित है, साला लोढ़ा है, ये भी हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। माप तोल की बात किया जाए तो तोल पद्धति की एक श्रृंखला 1, 2, 4, 8, 64 इत्यादि और 16 के दशमलव गुणज की थी, आज भी प्रचलित है। 4 आना, फिर 8 आना, 12 आना माने 75 पैसा, 16 आना माने 1 रुपया, जो आज भी हमारे देश में ये प्रचलित है माप तोल, जिसको दशमलव गुणज कहा जाता था। और नापने के लिए हड़प्पावासी माप की रैखिक प्रणाली के जनक थे, उंगली जो कि अंगुल के बराबर होता था। अंतिम संस्कार की बात की जाए तो साधारणतः पूर्ण दफन का प्रयोग होता था, दफन करते थे, दफनाते थे, जिसे मृतक शरीर को पीठ के बल सिर के साधारणतः उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। आज भी भारतवासी, यह विशेष हिंदू लोग ऐसे ही दफनाते थे। हड़प्पा संस्कृति के पतन की बात कर लिया जाए तो आर्यों का विनाश कहते हैं को व्हीलर और गार्डन महोदय कहते हैं कि आर्यों आके इनका विनाश कर दिए। जबकि भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट जो कि सबसे ज़्यादा मान्य है मार्शल मैके और एस राव, मार्शल मैके और एस राव कहते हैं कि बाढ़ से सभ्यता नष्ट हो गई, वर्षा की कमी से कृषि एवं पशुपालन का विनाश हुआ, ये कौन कहता है, ऑरेल स्टाइन कहता है। भूकंप द्वारा विनाश कहता है डेल्स कहते हैं। और मोहनजोदड़ो द्वारा आग जनित द्वारा विनाश डी कोसंबी कहा जाता है, ने कहा है। जो सबसे ज़्यादा मान्य है भीषण बाढ़ द्वारा नष्ट जो माना जाता है मार्शल मैके और एस राव का मत है कि बाढ़ द्वारा इस संस्था का, हड़प्पा संस्कृति का पतन हो गया। थैंक यू फॉर वॉच वीडियो।